हेलो गुड मॉर्निंग। एसके संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आप देख रहे हैं आज उत्तराखंड की क्लास और आज बच्चों हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के अंदर जो कालसी शिलालेख है। ठीक है, तो बच्चों आज हम कालसी शिलालेख के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में बच्चों हमने कुछ अन्य शिलालेखों का जो था अध्ययन किया था। जैसे बच्चों इससे पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड के अंदर लाखामंडल शिलालेख कहाँ पर है और लाखामंडल शिलालेख राजकुमारी ईश्वरा ने उत्कीर्ण कराया था। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कालसी शिलालेख के बारे में क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और कालसी शिलालेख के बारे में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कालसी शिलालेख क्या है, कहाँ पर है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बच्चों इससे पहले वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे आपके सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अपने साथियों में आप शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कालसी शिलालेख। बच्चों शिलालेख मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्राचीन समय में ऐसी चीज़ें जो उस समय के तत्कालीन व्यक्तियों ने या राजाओं ने जो था एक संग्रह के रूप में जो लिखवाया था पत्थरों पर या शिलाओं पर, उन चीज़ों को बच्चों हमने बोला था कालसी शिलालेख। ठीक है, तो बच्चों कालसी शिलालेख की सबसे पहले बात करते हैं कि कालसी शिलालेख की सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे लोकेशन। ठीक है, कि कालसी शिलालेख बच्चों कौन सी स्थान पर स्थित है। तो देखिए कालसी, अगर मैं शिलालेख की बात करता हूं बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे स्थान की। और बच्चों जब हम स्थान की बात करेंगे तो उसके बाद बच्चों बात करेंगे हम कि कालसी शिलालेख जो था वो किस शासक के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था, या कह सकते हैं कि कालसी शिलालेख किस शासक के द्वारा लिखाया गया था। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि उत्कीर्णकर्ता शासक, जिसके शासन काल में इसको उत्कीर्ण कराया गया होगा, उत्कीर्णकर्ता शासक। तो बच्चों सबसे पहले हमने बात की है स्थान की, तो स्थान को हम देखेंगे कि कालसी जो शिलालेख है बच्चों ये कौन से स्थान पर है। देखिए बच्चों कालसी एक स्थान पड़ता है देहरादून जिले में। देखिए स्थान का नाम ही बच्चों कालसी है और कालसी की अगर हम बात करेंगे तो कालसी बच्चों पड़ता है आपका देहरादून जनपद में। और कालसी शिलालेख आपका बच्चों जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि उत्तराखंड के अंदर बच्चों उत्तराखंड के अंदर जो राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख था वो कहाँ पर था, वो भी देहरादून में था। ऐसी बच्चों स्थान की अगर हम बात करें कि कालसी शिलालेख उत्तराखंड में कहाँ पर है, कालसी नामक स्थान पर उत्कीर्ण कराया था, इसलिए इस शिलालेख का नाम बच्चों कालसी शिलालेख रख दिया गया। ये देहरादून जिले के अंदर एक तहसील पड़ती है कालसी। और बच्चों अगर हम बात करें नदी की तो बच्चों यमुना और टोंस नदियों के संगम पर, हम बोल सकते हैं यमुना और टोंस नदियों के संगम पर, यमुना और टोंस नदियों के संगम पर। तो ध्यान दीजिए इस बात का कि उत्तराखंड में जो कालसी शिलालेख है बच्चों ये कालसी देहरादून तहसील में है, यमुना और टोंस नदियों के संगम पर है। हाँ, अगली बात हमने बच्चों की थी कि इस कालसी के अंदर जो शिलालेख उत्कीर्ण कराया है बच्चों, इसका उत्कीर्णकर्ता शासक कौन है। ध्यान रखिए ये मौर्य कालीन है, तो एक मौर्य शासक था आपका, उस मौर्य शासक का नाम था आपके अशोक। तो अशोक ने इस अभिलेख को जो उत्कीर्ण कराया था बच्चों, हम इसको बोल सकते हैं मौर्य कालीन। ये मौर्य कालीन की बात चल रही है। और देखिए अशोक ने मौर्य काल में इसका जो उत्कीर्ण कराया था बच्चों वो 257 BC में कराया था, मतलब 257 ईसा पूर्व कराया था। और बच्चों कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो कालसी शिलालेख है ये अशोक का कौन से नंबर का शिलालेख माना जाता है, तो बच्चों ये 13वां शिलालेख माना जाता है। ये जो शिलालेख है बच्चों ये 13वां शिलालेख माना जाता है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें कि इस कालसी के बारे में बात करते हैं कि इस कालसी के अन्य नाम क्या हैं। ठीक है, तो देखिए कालसी के अन्य नामों पर हम चर्चा करेंगे। कालसी के अन्य नाम या कालसी का हम कह सकते हैं प्राचीन नाम, कालसी के प्राचीन नाम। ठीक है, तो देखिए कालसी के प्राचीन नाम की हम चर्चा करें तो कालसी को आपने बच्चों एक हिंदू ग्रंथ पढ़ा होगा महाभारत, उसके बारे में सुना होगा। महाभारत में बच्चों कालसी को कालकूट कहा गया है। महाभारत में बच्चों कालसी को कालकूट कहा गया है। और बात अगर हम अन्य करें, अन्य नाम क्या है, तो अन्य नामों में बच्चों इस कालसी को कालसेल
ध्यान रखिए, कालसेल, कालसेल भी कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों इसको कालगिरी भी कहा जाता है, प्राचीन नाम इसका कालगिरी भी है। और बच्चों अगर हम एक नाम बात करें, क्योंकि जो कालसी शिलालेख है ये मुख्य रूप से यमुना और टोंस नदियों के किनारे है, तो इसलिए इस स्थान को हम यमुना पर्वत भी कहते हैं। कालसी को, इसको यमुना पर्वत नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है चीज समझ में आ रही होंगी आपको। तो देखिए महाभारत में बच्चों कालसी को कालकूट कहा गया है, और अन्य कुछ ग्रंथों में देखने को मिलता है कि इस कालसी के लिए कालसेल, कालगिरी और यमुना पर्वत नाम भी जगह जगह प्रयुक्त किए गए हैं। और हमने बात की कि इसका उत्कीर्णकर्ता शासक कौन है बच्चों, तो वो अशोक है जो मौर्य कालीन है। और 257 बीसी में देहरादून के अंदर कालसी नामक स्थान पर अशोक ने, जो मौर्य शासक था, सबसे प्रसिद्ध शासक था, उसने इस शिलालेख को उत्कीर्ण कराया था, और ये अशोक का 13वां शिलालेख माना जाता है। हमने बात की थी कि कालसी शिलालेख कालसी नामक तहसील में है, जो देहरादून जिले के अंदर है, और ये यमुना और टोंस नदियों के संगम पर है। इसके बाद अगर बच्चों हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं की, देखिए बच्चों ये नाम की चर्चा हो गई थी, और इसके बाद बच्चों आती एक बात कि ये जो अशोक ने उत्तराखंड के अंदर जो शिलालेख उत्कीर्ण कराया था देहरादून में, इसकी भाषा क्या थी और ये उस समय कौन सी लिपि में उत्कीर्ण कराया गया था अशोक के द्वारा। तो बच्चों अगर हम बात करें भाषा की, हम बात करें बच्चों भाषा की, तो इस कालसी शिलालेख पर जो उत्कीर्ण कराया अशोक ने, उसकी भाषा क्या है। तो बच्चों कई बार एग्जामों में पूछा गया कि ये प्राकृत भाषा में आपका उत्कीर्ण कराया गया था। और बात बच्चों अगर हम करते हैं लिपि की, ध्यान रखिए, अगर बात बच्चों हम करते हैं लिपि की, तो लिपि में ध्यान दीजिएगा कि उस समय ब्राह्मी लिपि ये जो आपका अभिलेख अशोक ने उत्कीर्ण कराया था बच्चों, ये ब्राह्मी लिपि के रूप में उत्कीर्ण कराया गया था। ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें अन्य प्रमुख विशेषताओं की कि इस अभिलेख को आखिर अशोक ने हमारे राज्य में उत्कीर्ण क्यों कराया था, तो इसका रीजन ये था बच्चों, जो मतलब सभी मतों को हम अगर एक निष्कर्ष निकालें तो उसका मत ये निकलता है कि जो अशोक का राज्य हुआ करता था उस समय, तो उसकी सीमाएं बच्चों सुदूरवर्ती हुआ करती थी, दूर दूर हुआ करती थी। तो ये जो आपका कालसी के अंदर जो शिलालेख उत्कीर्ण कराने का एक रीजन बताया गया है, वो ये बताया गया है कि क्योंकि अशोक को उत्तर दिशा में, ध्यान रखिए, अशोक ने उत्तर दिशा में अपने राज्य की सीमा का निर्धारण करने के लिए, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछता है बच्चों, ध्यान रखिए विशेषताओं में कि अशोक ने इस कालसी शिलालेख को क्यों उत्कीर्ण कराया था, तो ध्यान दीजिएगा, मैं विशेषताओं की अगर बात करता हूं बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि कालसी शिलालेख अशोक ने इसलिए उत्कीर्ण कराया था जिससे अपने राज्य की उत्तर दिशा में, अपने राज्य की उत्तर दिशा में सीमा निर्धारण करने के लिए, सीमा निर्धारण करने के लिए, ये महत्वपूर्ण है बच्चों। अगर आपसे कभी पूछता है यूकेएससी या यूकेपीएससी बड़े एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि कालसी शिलालेख अशोक के द्वारा क्यों उत्कीर्ण कराया गया था, तो कालसी शिलालेख बच्चों इसलिए उत्कीर्ण कराया था अशोक ने उस समय, जिससे कि वो उत्तर भारत में जो उत्तर दिशा है, उस उत्तर दिशा में अपनी सीमा का एक निर्धारण कर सके कि हमारे राज्य की सीमा यहाँ तक है। ठीक है। और बताया ये भी जाता है कि जो इस समय लघु हिमालय से निचला वाला क्षेत्र था, और कह सकते हैं जो हमारा तराई क्षेत्र था, ये तराई क्षेत्र और ये जो कालसी शिलालेख के आसपास का क्षेत्र था बच्चों, यहाँ तक जो था आपके अशोक की सीमा लगती थी उत्तर दिशा में। अगर बात बच्चों हम करें कि इस अभिलेख को इन्होंने भाषा में प्राकृत था जिसमें उत्कीर्ण कराया था, लिपि जो है बच्चों ब्राह्मी लिपि है, लेकिन स्थानीय क्षेत्र को क्या कहा है और स्थानीय लोगों को क्या कहा है। ठीक है। तो देखिए अगर हम बच्चों बात इसकी करते हैं कि इस अभिलेख में स्थानीय क्षेत्र के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ है, स्थानीय क्षेत्र। अगर बच्चों हम स्थानीय क्षेत्र की बात करते हैं तो ध्यान रखिए, और स्थानीय निवासियों की हम बात करते हैं। ठीक है। स्थानीय निवासियों को अशोक ने इस शिलालेख में क्या कहा है और स्थानीय क्षेत्र को अशोक ने इस शिलालेख में क्या कहा है। देखिए स्थानीय क्षेत्र को बच्चों इस अभिलेख में अशोक ने अपरांत कहकर संबोधित किया है,
और स्थानीय राज्य में रहने वाले लोगों को उसने, स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बच्चों उसने पुलिंद कहकर संबोधित किया है। ठीक है, थोड़ी चर्चा बच्चों पुलिंद शब्द पर करते हैं। देखिए बच्चों, जब आप उत्तराखंड के इतिहास का अध्ययन करेंगे अलग अलग बुकों में, तो आप बद्रीदत्त पांडे का एक कुमाऊं का इतिहास पुस्तक आती है मार्केट में, आप जब उस पुस्तक को भी पढ़ेंगे या यशवंत सिंह कटोच या अजय रावत की जो बुक्स हैं, वहाँ आपको देखने को मिलेगा पुलिंद और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कुड़िन। ठीक है, तो इसका अर्थ हमारे जो इतिहास करता है बच्चों, उन्होंने लगाया कि कुड़िन और पुलिंद शायद एक ही लोग रहे होंगे, क्योंकि इस समय उत्तराखंड में जो इस समय यह कह सकते हैं कि अशोक से थोड़ा पहले उत्तराखंड के अंदर जो मध्य हिमालय वाला क्षेत्र है बच्चों, इस मध्य हिमालय क्षेत्र में कुड़िंदों का शासन रहा था। और कहा जाता है कि इन कुड़िंदों का जो मेल जोल था, जब कह सकते हैं थोड़ा रहते थे ये लोग, ये इस क्षेत्र में भी रहते होंगे। तो अशोक ने इस शिलालेख में कुड़िन ना कहकर उन लोगों को पुलिंद कहकर शायद संबोधित किया होगा। ठीक है, तो वही कुड़िन जो हम कुड़िन राजवंश पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, उन्हीं कुड़िन लोगों को इसने कह दिया था पुलिंद। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कालसी शिलालेख में अशोक ने स्थानीय क्षेत्र को अपरांत कहा है और स्थानीय निवासियों को बच्चों पुलिंद कहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर हम अन्य प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं, तो अन्य प्रमुख विशेषताएं देखिए इस प्रकार हैं कि अशोक ने क्या काम किया था कि जब ये शिलालेख को उत्कीर्ण कराया अशोक ने, तो इसने कुछ विशेषताएं दी इसने कहा कि मैंने, क्योंकि अशोक ने, आपको मालूम होगा जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास में आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, तो आपने देखा होगा कि मौर्य शासक जो अशोक था उसने हिंसा को त्याग दिया था कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, तो उसने क्या काम किया कि उसने ताम्र जिंदगी भर जो था अहिंसा को ही अपनाने का फैसला किया था और हिंसा को त्यागने का फैसला कर लिया। उसी में एक था आपका कालसी शिलालेख, जिसमें इसने इस बारे में थोड़ा वर्णन भी करा है। तो आपसे बच्चों अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं, तो विशेषताओं में ध्यान रखिएगा, मैंने एक विशेषता आपको ये बताई थी इम्पोर्टेंट, और दूसरी अगर विशेषता हम बताएं बच्चों, तो कहा अशोक ने इस अभिलेख में ये कहा है कि मैंने स्थानीय जनता व पशुओं के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, या बच्चों हम बोल सकते हैं चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। ठीक है, देखिए अगर हम इस पॉइंट पर आते हैं, इस पॉइंट की हम चर्चा करें, अशोक ने इसमें लिखाया था कि मैंने स्थानीय जनता और पशुओं के लिए स्वास्थ्य या चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। इसका अर्थ क्या था बच्चों, देखिए जैसे मैंने अभी चर्चा की कि अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार हुआ, वो उसका हृदय परिवर्तन होता है, क्योंकि उससे पहले बच्चों कहा जाता है कि उस समय प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे, तो प्राचीन इतिहास में जब जाएंगे तो उस समय यज्ञ के नाम पर बड़े बड़े पशुओं को जो है बलि के नाम पर मारा जाता था, उनके मांस का सेवन जो था बड़े स्तर पर दावतों के रूप में लोग करते थे। अशोक के समय भी ये चीज़ें होती थी, हालांकि गाय तक का भी देखने को मिलता है कि इन लोगों ने जो था उस समय जो था जो इतने भी जानवर होते थे जो उसको बलि दी जाती थी, मांसाहार करते थे। उसके बाद अशोक ने अपने राज्य में इन चीज़ों पर रोक लगाने का पूरा प्रयास किया था और इसी को आधार मानते हुए उसने कालसी शिलालेख में ये बात कही होगी कि स्थानीय जनता और पशुओं के लिए मैंने इस राज्य के अंदर स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी है। ठीक है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम छोड़ गए हैं बीच में भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि इस कालसी शिलालेख की खोज कब हुई है। ठीक है, इस कालसी शिलालेख को खोजने वाला व्यक्ति कौन है, किसने पहले पता लगाया था कि ये अशोक का एक कालसी शिलालेख है। तो देखिए बच्चों, अगर हम खोजकर्ता की बात करते हैं तो खोजकर्ता की बात बच्चों हम थोड़ा इधर करते हैं। देखिए खोजकर्ता की अगर मैं बात करूं बच्चों कि इसका खोजकर्ता कौन था, ठीक है, तो बच्चों एक अंग्रेज पुरातत्वविद था जिसका नाम था जॉन फॉरेस्टर। उस व्यक्ति का नाम था बच्चों जॉन फॉरेस्टर। तो जॉन फॉरेस्टर ने बच्चों 1860 ईस्वी में कालसी शिलालेख को खोजा था और दुनिया के सामने इस शिलालेख को लाया था। तो उम्मीद है बच्चों कालसी शिलालेख के बारे में चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो हमने बताया था कि कालसी शिलालेख स्थान कालसी देहरादून जिले के अंदर एक तहसील है कालसी, वहाँ पर ये शिलालेख खोजा गया जो अशोक का बताया जाता है। ये यमुना और टोंस नदियों के संगम पर है
उत्कीर्णकर्ता शासक अशोक था, जो मौर्य कालीन है, जो महान शासक था। 257 BC में इसने इस शिलालेख को उत्कीर्ण कराया था और इसका 13वां शिलालेख ये माना जाता है। और कालसी के अन्य प्राचीन नाम की हम बात करेंगे अलग से, क्योंकि कालसी में अशोक का जो शिलालेख मिला है, कालसी इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। कालसी नाम के बारे में हम देखें तो महाभारत में कालकूट कहा गया है, इसको ध्यान रखिए, महाभारत में कालकूट कहा गया है। और अन्य नाम देखने को मिलते हैं, कालसेल, कालगिरी या यमुना पर्वत भी कालसी को कहा जाता है। खोजकर्ता की बात बच्चों हमने की तो जॉन फॉरेस्टर नाम का एक पुरातत्वविद थे अंग्रेज, उन्होंने 1860 ईस्वी में, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, इन्होंने 1860 ईस्वी में बच्चों इस कालसी शिलालेख को खोजा था। और बात करें बच्चों कालसी शिलालेख की भाषा की तो इसकी भाषा है बच्चों प्राकृत और लिपि है बच्चों ब्राह्मी लिपि। ठीक है, स्थानीय क्षेत्र को इसमें अपरांत कहा गया है और स्थानीय निवासियों को अशोक ने इस अभिलेख में, इस शिलालेख में कुलीन कहकर संबोधित किया है। ठीक है, और देखिए बच्चों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की है कि अपने राज्य की उत्तर दिशा में सीमा निर्धारण करने के लिए, शायद आपसे पूछ सकता है बड़े एग्जाम्स में कि अशोक ने कालसी शिलालेख क्यों उत्कीर्ण कराया था, तो इसने अपना जो राज्य होता था उस राज्य की उत्तर दिशा निर्धारित करने के लिए, एक सीमा रेखा बनाने के लिए इसने इस अभिलेख में स्थानीय जनता और पशुओं के लिए स्वास्थ्य या चिकित्सा व्यवस्था की बात भी कही है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कालसी शिलालेख को लेकर। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो नए बच्चे जुड़े हैं। धन्यवाद।